चलिए अब हम लोग चैप्टर 14 इकोसिस्टम का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए इकोसिस्टम को कैसे विजुअलाइज्ड किया जा सकता है। जी हाँ, इकोसिस्टम को विजुअलाइज्ड किया जा सकता है एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमोंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। जी हाँ, इकोसिस्टम को नेचर की फंक्शनल यूनिट की तरह विजुअलाइज्ड किया जा सकता है। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में तथा आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम का साइज कैसे वैरी कर सकता है। जी हाँ, इकोसिस्टम का साइज स्मॉल पॉन्ड से लेकर लार्ज फॉरेस्ट या सी तक वैरी कर सकता है। जी हाँ, इकोसिस्टम का साइज स्मॉल पॉन्ड से लेकर लार्ज फॉरेस्ट या सी तक वैरी कर सकता है। क्या मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड करते हैं द इंटायर बायोस्फीयर को एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। जी हाँ, कई इकोलॉजिस्ट पूरे बायोस्फीयर को ही ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं जिसमें अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम्स सम्मिलित होते हैं। यह सिस्टम एक बार में स्टडी के लिए काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सुविधा के लिए इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, कई इकोलॉजिस्ट पूरा बायोस्फीयर को ही ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं जिसमें अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम सम्मिलित होते हैं। यह सिस्टम एक बार में स्टडी के लिए काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सुविधा के लिए इसको दो बेसिक कैटेगरीज टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में डिवाइड किया गया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 3 एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट है। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 3 एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का 5 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पॉन्ड, लैक, वाटरलैंड, रिवर एंड एस्चुअरी एक्वाटिक इकोसिस्टम के 5 एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, पॉन्ड, लैक, वाटरलैंड, रिवर एंड एस्चुअरी एक्वाटिक इकोसिस्टम के 5 एग्जाम्पल हैं। मैन मेड इकोसिस्टम का 2 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वारियम को मैन मेड इकोसिस्टम कहा जा सकता है। जी हाँ, क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वारियम को मैन मेड इकोसिस्टम कहा जा सकता है। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input, that is productivity, transfer of energy, that is food chain या web nutrient cycling, and the output, that is degradation and the energy loss। इसके साथ ही हम साइकिल्स, चेन्स, वेब्स के रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप को भी देखेंगे जो कि सिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो की वजह से बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में इनपुट का क्या मतलब है। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में इनपुट का मतलब प्रोडक्टिविटी होता है। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में इनपुट का मतलब प्रोडक्टिविटी होता है।
इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आउटपुट का क्या मतलब है? जी हाँ, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आउटपुट का मतलब डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस होता है। जी हाँ, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आउटपुट का मतलब डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब फूड चेन या वेब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब फूड चेन या वेब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है। रिवाइज कीजिए 14.1 इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे को और अपने सराउंडिंग को प्रभावित करते हैं। आइए हम इन कंपोनेंट को भी इंटीग्रेटेड यानी कि संयुक्त मैनर में देखें और यह जाने कि इकोसिस्टम के इन कंपोनेंट्स में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। क्या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है जो प्रत्येक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है? और क्या प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन और इनुमेरेशन यानी कि गणना इकोसिस्टम के स्पीसीज कंपोजिशन को दर्शाता है? जी हाँ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है जो इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन और इनुमेरेशन यानी कि गणना इकोसिस्टम के स्पीसीज कंपोजिशन को दर्शाता है। स्ट्रैटिफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट में ट्रीज यानी कि टॉप वर्टिकल लेयर होता है, शर्ब सेकेंड लेयर होता है हर्ब, और ग्रासेस बॉटम लेयर होते हैं। जी हाँ, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट में ट्रीज यानी कि टॉप वर्टिकल लेयर होता है, शर्ब सेकेंड लेयर होता है हर्ब, और ग्रासेस बॉटम लेयर होते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स एक यूनिट के रूप में तब फंक्शनल दिखते हैं जब आप कुछ एस्पेक्ट्स को कंसाइडर करते हैं। उन एस्पेक्ट्स का नाम बताइएगा। जी हाँ, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स एक यूनिट के रूप में तब फंक्शनल दिखते हैं जब निम्न एस्पेक्ट्स को कंसाइडर किया जाता है। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, डिकम्पोजिशन। थर्ड, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। जी हाँ, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स एक यूनिट के रूप में तब फंक्शनल दिखते हैं जब निम्न एस्पेक्ट्स को कंसाइडर किया जाता है। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, डिकम्पोजिशन। थर्ड, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्रकृति यानी कि इथोस को समझने के लिए हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेंगे। पॉन्ड पूरी तरह से एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और निश्चित ही सिंपल एग्जाम्पल भी है। पॉन्ड एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो रहे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को भी
एक्सप्लेन करता है। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है जिसमें ऊपर दिए गए चारों बेसिक कंपोनेंट अच्छे से प्रदर्शित होते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम की इथोस यानी कि प्रकृति को समझने के लिए हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेंगे। पॉन्ड पूरी तरह से एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और निश्चित ही सिंपल एग्जाम्पल भी है। पॉन्ड एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो रहे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है जिसमें ऊपर दिए गए चारों बेसिक कंपोनेंट्स अच्छी तरह से प्रदर्शित होते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पॉन्ड वाटर में घुले हुए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। पॉन्ड के बॉटम में रिच सॉइल डिपॉजिट पाए जाते हैं। सोलर इनपुट, टेम्परेचर की साइकिल, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे तालाब के रेट ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए, पूरे तालाब के रेट ऑफ फंक्शन को कौन रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, सोलर इनपुट, टेम्परेचर की साइकिल, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे तालाब के रेट ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, सोलर इनपुट, टेम्परेचर की साइकिल, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे तालाब के रेट ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए, मार्जिनल प्लांट्स किसको कहते हैं और तालाब यानी कि पॉन्ड में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जी हाँ, तालाब में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टन, कुछ अलगी और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं। तालाब के किनारे यानी कि एड्स पर जो पौधे होते हैं उन्हें मार्जिनल प्लांट्स कहते हैं। जी हाँ, तालाब में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टन, कुछ अलगी और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं। तालाब के किनारे यानी कि एड्स पर जो पौधे होते हैं उन्हें मार्जिनल प्लांट्स कहते हैं। बताइए, पॉन्ड्स में कंज्यूमर्स को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, पॉन्ड्स में कंज्यूमर को जू प्लैंक्टन्स, फिश स्विमिंग तथा वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जी हाँ, पॉन्ड्स में कंज्यूमर को जू प्लैंक्टन्स, फिश स्विमिंग तथा वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए, तालाब में डिकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं और यह अधिकतर कहाँ रहते हैं? जी हाँ, पॉन्ड में डिकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स आते हैं जो अधिकतर तालाब के बॉटम में रहते हैं। जी हाँ, पॉन्ड में डिकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स आते हैं जो अधिकतर तालाब के बॉटम में रहते हैं। ये सिस्टम किसी भी इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफ्स द्वारा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना, हेटेरोट्रॉफ्स द्वारा ऑटोट्रॉफ्स का कंजम्पशन, डीड मैटर का डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन कर ऑटोट्रॉफ्स को रीयूज के लिए रिलीज करना। ये इवेंट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं।
Are you agree with this? जी हाँ, पॉन्ड्स में ये सिस्टम किसी भी इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफ्स द्वारा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना, हेटेरोट्रॉफ्स द्वारा ऑटोट्रॉफ्स का कंजम्पशन, डेड मैटर का डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन कर ऑटोट्रॉफ्स को रीयूज करने के लिए रिलीज करना, ये इवेंट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। बताइए क्या एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉफिक लेवल की ओर होता है तथा इन्वायरमेंट में इसका डिसिपेशन और लॉस हीट के रूप में होता है? जी हाँ, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉफिक लेवल की ओर होता है और इन्वायरमेंट में इसका डिसिपेशन और लॉस हीट के रूप में होता है। जी हाँ, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉफिक लेवल की ओर होता है और इन्वायरमेंट में इसका डिसिपेशन और लॉस हीट के रूप में होता है। रिवाइज कीजिए 14.2 प्रोडक्टिविटी को। बताइए किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल और अस्थायी बनाए रखने के लिए लगातार किसको प्रदान करना बेसिक रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल और अस्थायी रूप बनाए रखने के लिए लगातार सोलर एनर्जी प्रदान करना बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल और अस्थायी रूप बनाए रखने के लिए लगातार सोलर एनर्जी प्रदान करना बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के द्वारा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसे वेट, ग्राम पर स्क्वायर या एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के द्वारा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसे वेट, ग्राम पर स्क्वायर या एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। बताइए प्राइमरी प्रोडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी हाँ, प्राइमरी प्रोडक्शन को वेट यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर तथा एनर्जी यानी कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। जी हाँ, प्राइमरी प्रोडक्शन को वेट यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर तथा एनर्जी यानी कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। बताइए प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? जी हाँ, बायोमास प्रोडक्शन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जी हाँ, बायोमास प्रोडक्शन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए किस में एक्सप्रेस करते हैं? जी हाँ, प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए। बताइए, प्रोडक्टिविटी को किसमें डिवाइड किया जा सकता है? जी हाँ, प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी में डिवाइड किया जा सकता है। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी क्या होता है? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की दर को जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की दर को जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जीपीपी की उचित मात्रा प्लांट द्वारा रेस्पायरेशन में उपयोग की जाती है। बताइए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी किसको कहते हैं? जी हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, जहाँ आर रेस्पायरेटरी लॉसेस है। जी हाँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेटरी लॉसेस यानी कि आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेटरी लॉसेस यानी कि आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। बताइए, हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल बायोमास को क्या कहते हैं? जी हाँ, हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल बायोमास को एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जी हाँ, हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल बायोमास को एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बताइए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? जी हाँ, कंज्यूमर्स द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जी हाँ, कंज्यूमर्स द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बताइए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विभिन्न इकोसिस्टम्स में क्यों वैरी करती है? जी हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है। यह एनवायरनमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विभिन्न इकोसिस्टम में वैरी करती है। जी हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है। यह एनवायरनमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और प्लांट की
फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विभिन्न इकोसिस्टम में वैरी करती है। बताइए, पूरे बायोस्फीयर की एनुअल एनपीपी का भार ऑर्गेनिक मैटर का लगभग कितना है? जी हाँ, पूरे बायोस्फीयर की एनुअल एनपीपी का भार ऑर्गेनिक मैटर का लगभग 170 बिलियन टन्स दैट इज ड्राई वेट है। जी हाँ, पूरे बायोस्फीयर की एनुअल एनपीपी का भार ऑर्गेनिक मैटर का लगभग 170 बिलियन टन्स दैट इज ड्राई वेट है। अर्थ सरफेस का लगभग कितना परसेंट भाग ओशियन से ढका हुआ है? और बताइए, ओशियन की प्रोडक्टिविटी केवल कितनी टन्स है? जी हाँ, अर्थ सरफेस का लगभग 20% भाग ओशियन द्वारा ढका है। ओशियन की प्रोडक्टिविटी केवल 55 बिलियन टन्स है। शेष मात्रा लैंड पर प्रोड्यूस होती है। Discuss the main reason for the low productivity of ocean with your teacher. रिवाइज कीजिए 14.3 डिकम्पोजिशन को। बताइए, किसको रेफर किया जाता है टू एज द फार्मर्स फ्रेंड और क्यों कहते हैं? जी हाँ, अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं क्योंकि अर्थवर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के साथ साथ सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करते हैं। जी हाँ, अर्थवर्म को किसानों का मित्र यानी कि फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं क्योंकि अर्थवर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के साथ साथ सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? जी हाँ, डिकम्पोजर्स द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। जी हाँ, डिकम्पोजर्स द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल कौन होते हैं? जी हाँ, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स डेटेरिटस बनाते हैं। इसमें लीव्स, बार्क, फ्लावर्स और फीकल मैटर आदि आते हैं। डेटेरिटस डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। जी हाँ, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स डेटेरिटस बनाते हैं। इसमें लीव्स, बार्क, फ्लावर्स और फीकल मैटर आदि आते हैं। डेटेरिटस डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। चलिए, डिकम्पोजिशन के प्रमुख स्टेप बताइए। जी हाँ, डिकम्पोजिशन के प्रमुख स्टेप्स फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है। जी हाँ, डिकम्पोजिशन के प्रमुख स्टेप्स फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है। बताइए, फ्रेगमेंटेशन किसको कहते हैं?
जी हाँ, डिट्रीवोर्स यानी कि अर्थवर्म द्वारा डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जी हाँ, डिट्रीवोर्स यानी कि अर्थवर्म द्वारा डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। बताइए लीचिंग क्या कहलाता है? जी हाँ, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल होरिजन में नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। ये न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल साल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेटेड होते हैं। जी हाँ, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल होरिजन में नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। ये न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल साल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेटेड होते हैं। बताइए काटाबोलिज्म किसको कहते हैं? जी हाँ, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स द्वारा डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करने के प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स द्वारा डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करने के प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बताइए क्या डिकम्पोजिशन के सभी स्टेप्स डेट्रिटस पर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं? जी हाँ, डिकम्पोजिशन की सभी स्टेप्स डेट्रिटस पर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जी हाँ, डिकम्पोजिशन की सभी स्टेप्स डेट्रिटस पर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। फिगर 14.1 को देखकर माइंड कैप्चर कीजिए और इस फिगर को बोलिए। बताइए ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन कब ऑक्यूर होता है? जी हाँ, सॉइल में डिकम्पोजिशन के समय ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ, सॉइल में डिकम्पोजिशन के समय ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ह्यूमस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, ह्यूमिनिफिकेशन द्वारा ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, ह्यूमिनिफिकेशन द्वारा ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। बताइए ह्यूमस क्या होता है? जी हाँ, ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो माइक्रोब्स के एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट से होता है। बताइए किस कारण ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर का काम करता है? जी हाँ, ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स के एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट से होता है। कोलोइडल होने के कारण ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिजर्वायर का काम करता है। मिनरलाइजेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, कुछ माइक्रोब्स ह्यूमस को पुनः तोड़कर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, कुछ माइक्रोब्स ह्यूमस को पुनः तोड़कर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। बताइए क्या डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है और क्या डिकम्पोजिशन की दर डेट्रिटस के केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर द्वारा कंट्रोल होती है?
जी हाँ, डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन के दौरान डेट्रिटस की केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होती है। पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन पाया जाता है तो डिकम्पोजिशन की दर का क्या हो जाता है? जी हाँ, डिकम्पोजिशन की दर डेट्रिटस के केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर द्वारा कंट्रोल होती है। पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन पाया जाता है तो डिकम्पोजिशन की दर स्लो हो जाती है। जी हाँ, डिकम्पोजिशन की दर डेट्रिटस के केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर द्वारा कंट्रोल होती है। पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन पाया जाता है तो डिकम्पोजिशन की दर स्लो हो जाती है। बताइए डिकम्पोजिशन की दर कब तेज हो जाएगी? जी हाँ, डेट्रिटस में अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज जैसे शुगर ज़्यादा होंगे तो डिकम्पोजिशन की दर तेज हो जाएगी। जी हाँ, डेट्रिटस में अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज जैसे शुगर ज़्यादा होंगे तो डिकम्पोजिशन की दर तेज हो जाएगी। बताइए सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ द्वारा डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए कौन महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर है? जी हाँ, सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ द्वारा डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। जी हाँ, सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ द्वारा डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। बताइए किस एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन तेजी से होता है और कौन डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं? जी हाँ, वार्म और मोइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। लो टेम्परेचर और एनएरोबायोसिस डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाता है। जी हाँ, वार्म और मोइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। लो टेम्परेचर और एनएरोबायोसिस डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करते हैं जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाता है।